नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी और चाणक्य न्यूज इंडिया के लाइव टीवी के खास कार्यक्रम राजनीति में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, देश में राजनीति ऐसी गर्मा गई है कि उस राजनीति की चर्चा आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। जी हाँ, बीती शाम अमित शाह का राज्यसभा में जो बयान आया बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, वो उदाहरण के तौर पर ये कहते फिरे कि विपक्ष जितना अम्बेडकर करता है, अगर उतना भगवान का नाम लेती तो शायद बेड़ा पार हो जाता। उस बात को कांग्रेस ने अपना एक मुद्दा बना लिया। आज सुबह से सदन विरोध का सामना करता रहा। 2 बार सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोनों बार विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य न्यूज इंडिया में। जय हिंद। पांडे जी, मेरा पहला सवाल है, देश की राजनीति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और जिस तरह से कल शाम से लेकर अभी तक देश के गृह मंत्री को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देनी पड़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका इस्तीफा मांगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस समय भारत का संचालन मोदी और शाह के नीतियों पे चल रहा है। जी, जब इन्हें वोट देनी होती है उस समय ये जय श्री राम कभी बोलते हैं, कभी जय हिंद बोलते हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान करते हैं और कभी नाथूराम बोलते हैं जयंती मनाते हैं। जी, लेकिन जैसे ही इसका स्वाद अस्तित्व हो जाता है, वैसे ही इन्हें उन सब सारे मुद्दों से नफरत हो जाती है जिसके आधार पर ये आगे बढ़कर अपने सत्ता का करना चाहते हैं। जी, मुझे लगता है कि इसका न सिर्फ राज्य से, न यहाँ के धर्म से, न यहाँ के नेताओं से, न यहाँ की जनता से, किसी से कोई श्रेय नहीं है। कुर्सी से कैसे बने रहे और कुर्सी में बने रहने के बाद लोगों का अपमान कैसे करें, ये इनकी मानसिकता है जो बार बार ये स्पष्ट है। तो पांडे जी, क्या अब कांग्रेस को फिर अब यहाँ के इतिहास के लोगों से प्रेम है? बीजेपी का अगर आप कह रहे हैं कि शाह और अमित को, मोदी जी को इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कांग्रेस का माना जाए कि कांग्रेस को बहुत प्रेम है इन चीजों से? नहीं, ऐसी बात आपने चाय के बयान की बात की तो अमित के बारे में हम बात करेंगे। नहीं, मामला देखिए क्या है। मामला ये है पांडे जी कि कल राज्यसभा में अमित शाह ने एक उदाहरण के तौर पर भीमराव अम्बेडकर के बात पे, क्योंकि कांग्रेस बार बार संविधान विषय पे चर्चा चल रही थी, उस पर अपना जवाब दे रहे थे। संविधान को लेकर जो चर्चा कल समाप्ति के दौर पे थी, उस पर गृह मंत्री अपना बयान दे रहे थे राज्यसभा के अंदर। तो संविधान में बार बार ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है, इसको लेकर विपक्ष बार बार अम्बेडकर का नाम ले रही थी। उसी पर उन्होंने कटाक्ष किया कि जितना आप अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो ज्यादा अच्छा होता। यही उनका बयान था, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने पूरी तरह से शोर शराबा मचाया और सुबह से पूरे देश में भीमराव अम्बेडकर के अपमान के रूप में इस सब को इस्तेमाल किया गया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा तक मांग लिया। ये है पूरा मामला। बाबा भीमराव अम्बेडकर के बयान के ऊपर बयान की बात है, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी कहीं उनका पूरा नहीं है। ये लोग भी भारत की जनता को बिल्कुल वैसा ही कुछ करते हैं कि नेहरू को जोड़ लिया था, उसका सारा रंग निकल है और देखिए इस देश में पांडे जी कोई भी राजनीतिक दल है, पांडे जी, इस देश में कोई भी राजनीतिक दल है, जब वो सत्ता में आया, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गई है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अब जिस तरह की रणनीति चल रही है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, यही कांग्रेस है जो कल इंदिरा गांधी से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर अभी मनमोहन सिंह तक की सरकार को अगर देखें तो ये लोग भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने के पक्ष में तक नहीं थे। आज इनको भीमराव अम्बेडकर से बहुत प्यार हो रहा है। आज इनको भीमराव अम्बेडकर के बयान, अमित शाह के बयान को लेकर इस्तीफा मांगते फिर रहे।
क्या ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है पांडे जी? भारत में कभी हम लोग नहीं भूल सकते कि 1966 में करपात्री जी के नेतृत्व में जो गौरक्षा आंदोलन हुआ था और करपात्री जी के पूर्ण से चोरी करवाई थी और दिल्ली की सड़कों को रस्तों के लोगों से और गाँव के लोगों से लाभ कर दिया जी। इस बात को हम लोग भूले नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पूरे तरीके से विश्व के हितों की बात करके लड़ाई की धरती पर रोकी भारत में धरती स्थापना करने के नाम पर आई जिस तरीके से आज देखते हैं कि आपको ये बैठे हैं आज हजारों ऐसे चैनल हैं जिसमें जातीय भेद और जातीय जहर बोया जा रहा है। कहीं ब्राह्मणों को चिन्हित करके गाली दी जा रही है पूर्व नियोजित तरीके से, कहीं आदिवासियों को पूर्व नियोजित तरीके से, कहीं हरिजनों को पूर्व नियोजित तरीके से, कहीं बनियों को, कभी क्षत्रियों को, इस तरीके से एक पूरी पूरी चलाई जा रही है। मैं मानता हूँ कि जो भी सरकार होती है अपेक्षा होती जी। आज वर्तमान की सरकार से हम लोगों को अपेक्षा है कि वो इस तरीके से षड्यंत्र जो राज्य में हो रहे हैं, राज्य को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, उस दिशा में उनको काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने बोल दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं अपमान होना है और सम्मान होना है क्योंकि उनका स्थान निर्धारित है वो है। लेकिन ये जो हो रहा है सब और पेपर ये दोनों किसी न किसी नाम से किसी न किसी मुद्दे को लेकर राजनीति करते हैं और संपूर्ण भारत की जनता को ठगने का यत्न करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस समय बयान दिया गया वो सिर्फ तरीके से आजादी के मुद्दे से दिमाग भटकाने के लिए किया गया। तो इस देश में आजादी के जो षड्यंत्र सामने आए चाहे अमेरिका से उनका वारंट हो चाहे भारतीय रेल, आज हम लोग जब रोड से निकलते हैं तब किसी भी स्टेशन के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आजादी रेल में हो गया, भारतीय रेल में खत्म हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह ने एक सोची समझी साजिश के तहत ये बयान दिया ताकि सदन का जो भ्रम है, जो मतलब सदन में जो अडानी के मुद्दे पर विवाद चल रहा है वो कहीं न कहीं डाइवर्ट हो। जी संविधान को कर देगा तुमने कितना जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कितना इसका संरक्षण कर दिया, कितने लोगों का उत्थान हो गया, इस राष्ट्र को कितना ताकतवर आपने बना दिया, ये बात भी चुका होने की है। क्या होता है कि जब कोई भी बड़ा मुद्दा होता है राष्ट्र में जो राजनीति है राजनीति अर्थव्यवस्था से यहाँ के सामाजिक जिससे जुड़ा होता है उस मुद्दे को खत्म करने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा हमेशा होते रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम ये मान लें कि सिर्फ एक प्रोपोगंडा है और मेन मुख्य मुद्दे से भटक कर दूसरे मुद्दे की तरफ डाइवर्ट करने की एक राजनीति है और कुछ नहीं। अगर ये अम्बेडकर जी का नाम लेना बंद कर दें, इसमें अगर औकात है और इसमें अगर क्षमता है और ये वास्तव में सत्ता सामने ले आना चाहते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि अम्बेडकर का भारत के संविधान की रचना में क्या योगदान है? क्यों बताते हैं कि संविधान के रचयिता अम्बेडकर थे? जबकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? किसी कमेटी की एक मीटिंग तो होती है जी। तो एक तरफ आप उसका प्रोपोगंडा करके महिमा वंदन करके उस जाति और संप्रदाय के लोगों को जो अम्बेडकर पर आस्था रखते हैं उनका वोट खरीदते हो और दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए फिर वहीं पर प्रहार करते हो जहाँ से आपने सम्मान प्राप्त किया। ये षड्यंत्र के अलावा क्या है? नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि षड्यंत्र के अलावा। मतलब कुल मिला के ये लगता है पांडे जी जैसे कि संभल में एक षड्यंत्र रचा गया विपक्षी दलों के द्वारा, वही उसी तरह की रणनीति और रणनीति यहाँ भी विपक्ष अपना रहा है। भारत में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उनका सबका जनाधार खत्म है। भारत की जनता पूरी यश करता है और भारत की जनता की मजबूरी है कि वोट को इन्हीं के बीच में डालना है। वोट नहीं भी डालोगे तो कहीं ना कहीं वोट की लूट हो जाती है, ईवीएम के ऊपर बार होती है। तो इस समय की जो वर्तमान राजनीति है चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसमें भारत की जनता वोट होती है जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर धक्के पैसा जो पड़ोसी देश है उनकी घुसपैठ होना, भारत के अंदर धर्मांतर होना, भारत के अंदर जातीय भेद का अचानक बढ़ जाना, ये सब कुछ
इन सरकारों की और विपक्षियों के निकम्मेपन की स्पष्टता मिलती है। संभल वाले मामले में क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र पांडे जी? मैं लौटता हूँ थोड़ा सा इस मुद्दे से दूर हटकर। राजनीति तो वहाँ भी बहुत चल रही है, विपक्ष वहाँ पे अपनी रोटियां सेकना चाहता है, सरकार अपनी रोटियां सेकना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जी अभी सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये जुड़ रहा है, भगवा पहनाकर भारत में कर दौड़ाए जा रहे हैं, जी जो भारत को गुमराह कर रहे हैं। बाबा रामदेव के सैकड़ों जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो फेल हो चुके हैं, किसी में हड्डी, किसी में मांस, किसी में रक्त मिला पाया गया, और ये सनातन के सबसे बड़े प्रोडक्ट जो उत्पादक बन गए और सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। सनातन धर्म की बात करूं मैं पांडे जी मैं आपसे सनातन धर्म की अगर बात करूं तो एक हवा चली थी अभी कुछ दिन पहले कि सैकड़ों साल पुराने, 50 साल पुराने, 100 साल पुराने मंदिर निकल के सामने आने लग गए थे। अलग अलग स्थानों पर, बनारस में देखा गया, अजमेर में देखा गया, सब जगह एक अजीबोगरीब विवाद उत्पन्न हो रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिरों को लेकर किसी भी सर्वे या जांच का आदेश नहीं दिया जाएगा और जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें कोई अंतरिम फैसला नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर जी हमारे पास मंदिरों को हम लोगों ने चिन्हित करके सूची बनाई है, जिसके प्रमाण उन मस्जिदों में आज भी उपलब्ध है। तो कल कोई लुटेरा आए, हमारे घर से वो कब्जा कर ले और हमें लात मार कर बाहर निकाल दे, और परसों हम न्यायालय में जाए तो न्यायालय ये कह दे कि ये कल काबिज हुआ है, तो आज इस बात पे चर्चा नहीं होगी कि राज्य का दुर्भाग्य हो गया है। मतलब आप इस फैसले को पूरा दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत की जो स्थिति है वर्तमान की, उसमें न्यायालय भी कहीं ऐसा नहीं रह गया कि न्यायालय की निष्पक्षता से हम कहीं बायबाही करें। आपको क्या लगता है कि कल न्यायालय को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायालय ने कैसे टिप्पणी कर दिया कि हिंदुओं के मंदिर अब नहीं खोले जाएंगे? जी जो दिख रहा है उससे हम हाथ धो लें। देवेंद्र पांडे जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी हमें ये बताइए कि न्यायालय के फैसले की हम प्रशंसा करते हैं कि कहीं भी किसी ने कहा कि इसके नीचे मंदिर है और वहां खोला जाता और मंदिर नहीं निकलता, तो न्यायालय का बिल्कुल आप लोग जवाब देते कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। जी लेकिन जहाँ भी उंगली उठाई जा रही है, जो भी सर्वे हुए वहां पे हिंदुओं के मंदिरों के अपडेट निकले हैं। जी तो न्यायालय भी एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ जो व्यवहार कर रहा है, हिंदुओं के धर्म के साथ व्यवहार कर रहा है। पांडे जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से एक सर्वे के नाम पर उत्तर प्रदेश में मंदिरों को लेकर एक बड़ी राजनीति चल रही थी, अचानक से न्यायालय के आदेश के बाद उस पर रोक लगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संभल में हुए दंगों को लेकर जो बीते इतिहास था उसको पूरे सदन को बताया, साथ ही दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं। अब आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है, उनका कहना है कि बुलडोजर तो चलेगा और चलता रहेगा, उनका कहना है कि जी ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो राज्य की वास्तविक स्थिति और परिस्थिति के आधार पर निर्णय ले। मतलब मोदी और योगी दोनों का प्रशंसा करते हैं आप? के आधार पर ही राज्य मुगलों के और अंग्रेजों के गुलामी के बाद आज भी बचा हुआ है, क्योंकि आज के लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पांडे जी, आप प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की प्रशंसा करते हैं इस मामले में? जी मोदी साहब का तो डीएनए चेक होना चाहिए। मैं तो धक्के की चोट से कहता हूँ कि भारत की प्रमुख मीडिया को, जैसे आप लोग हैं कि मंचन पे जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन दिखेंगे नहीं, इस तरीके से मीडिया बने जो लोग मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं वो गवाह के सहित बात करते हो। और मोदी का मीडिया में डीएनए चेक होना चाहिए कि जो देश की धर्मा पहनकर और भारत में सनातन के समाप्ति का ताना माना पुकारा हो, वो व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता, उनका लोग पवित्र नहीं हो सकता, बचा के नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पांडे जी, हमसे बातचीत के लिए आपका ठीक है, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी।
ये थे देवेंद्र पांडे जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, जिनका साफ कहना था कि सदन में जिस तरह से अडानी के बयान को लेकर सरकार को घेरा जा रहा था, विपक्ष काफी हद तक उसको घेरने में सफल भी होती नजर आ रही थी। अचानक से अंबेडकर पे बयान देकर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे एजेंडे को ही घुमा दिया। पूरा देश उस मुद्दे से भटक कर और दूसरे मुद्दे पर भटक कर आज आके खड़ा हो गया। इन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ही कौन सा अंबेडकर की सच को बताती है। सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने अंबेडकर को संविधान निर्माता बना दिया। संविधान निर्माता कमेटी के वो एक मेंबर थे, ना कि पूरा संविधान उन्होंने बनाया। खैर, इस देश में राजनीति वोट बैंक की चलती आई है, चलती रहेगी और चलती रहेगी, क्योंकि अगर वोट नहीं तो राजनीति नहीं। यही इस देश की परंपरा है और यही इस देश का सिद्धांत है। और मैं सच बताऊं, राजनीति में हम प्रयास करेंगे हर उस मुद्दे को आपके सामने आम जनता से बात करके, विशेषज्ञों से बात करके उसका निचोड़ लाकर आपके सामने रखने का। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8287399009 पर मैसेज करके और हमारे चैनल पे लाइक करके आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल राजनीति में आज इतना ही। कल फिर लौटूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। श्री गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और एवं देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम लोगों के मध्य हैं। संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी हम लोगों के मध्य हैं। देश के वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा हुई। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया,
कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया तब से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले, इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही। यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी, 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। नेहरू जी की आंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर। का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के आंबेडकर के जन्मस्थान मऊ में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आंबेडकर जी का था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल, पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है। नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आंबेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से
जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आंबेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज आंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी आंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, आंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया, वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, एक मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व बनता है, क्योंकि आप
उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आम्बेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी, संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। धन्यवाद। रविंदर जी। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। आनंद पांडे जी। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। नीरज जी, एबीपी न्यूज। नीरज जी, आप भूल रहे हैं बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो गया है और उन्होंने लहराया हुआ संविधान
अंदर से कोरा था, संविधान प्रेम इनका कितना खोखला है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता है, अंततोगत्वा सत्य जनता तक पहुंचता ही है। ऐश्वर्या पालीवाल आज तक। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज दे। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं, मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास है। शैलेंद्र मुझे लगता है आप मेरी प्रेस को अच्छे से कवर करिए, कुछ नहीं। प्रज्ञा कौशिक। उनका इंटेंशन क्या है इसके डिटेल में मैं जानना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अब कांग्रेस को जनता जान गई है। एक ही प्रकार से झूठ और भ्रम बार बार जनता मानती नहीं। विकास भदौरिया। भाई आपका सवाल गलत जगह पे, ये कांग्रेस कार्यालय में पूछने का सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो? यतेंद्र जी। यतेंद्र देखिए, इनकी भ्रांति है, प्रधानमंत्री सत्य के फेवर में बोले। मोहित भट्ट। देखिए, सत्य को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हमारी बात में, हमारे मुद्दों के साथ सत्य स्वयं खड़ा है। सत्य सबके साथ सत्य ही रहता है। कितने भी लोग साथ में आए, इससे सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णमोहन शर्मा। चलो, कम से कम मेरे कारण अरविंद केजरीवाल जी संविधान का और बाबा साहब का सम्मान करने लगे, वो आनंद का विषय है। संजय जी। शायद आप भूल रहे हैं कि राज्यसभा में श्री राहुल गांधी नहीं बैठते। राहुल गांधी राज्यसभा लोकसभा में बैठते हैं। आमोद जी। मुझे क्या मालूम, हो तो स्पीकर साहब ने तय करना पड़ेगा, सभापति जी तय। अमित। मुझे लगता है कि खड़गे जी ने आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। वो जो कर रहे हैं इसके प्रति गुस्सा है या मेरे बयान के प्रति, वो उनको थोड़े दिन में मालूम पड़ जाएगा। आप
नहीं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि जनता के फैसले लगातार बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। इसका उनके पास ना कोई काट है ना कोई तोड़ है, इसलिए जनता के फैसले के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जनता के फैसले के बाद खुशफहमी में रहते हैं कि हारने के बाद भी कि हम जीते हैं, और जनता के फैसले के बाद भी फिर से एक बार भ्रांति फैलाने का प्रयास करते हैं, परंतु जनता सब जानती है। अंतिम सवाल रवि का है। ऐसा नहीं है, जब एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होने का, गलत नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, तब शुरू में नैरेटिव गलत है या सही वो समझे बगैर काफी लोग साथ देते हैं। जब जनता का रिएक्शन आता है तब उस स्थिति अलग होती है। आप थोड़ी राह दें। आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत कम समय में आए, आपका आभार। धन्यवाद।